बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। इख्तलाफात खत्म हो चुके दोनों हम ख्याल ग्रुप हमारे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात, क्या पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी मुमकिन हो सकेगी? पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। इदारा शुमारियात, मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे कितने दुरुस्त? वज़ीर आज़म सिंध के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते शेख रशीद। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल खराब, डाकुओं का राज। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्की सियासत में खींचातानी इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद जो नून लीग के अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात थे, पहले ये बात की जाती थी कि दो तरह की राय होती है, शहबाज शरीफ की अलग राय होती है, नवाज शरीफ की अलग राय होती है, लेकिन अब वो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर चौधरी निसार ने जब से हलफ लिया उसके बाद अयाज सादिक से उनकी तफसीली मुलाकात हुई, साथ ही साथ उन्होंने सियासी तौर पर भी अहम उमूर पर गुफ्तगू की, लेकिन मरियम नवाज का कुछ और बयानिया था। और दूसरी तरफ देखना यह है कि क्या नून लीग में अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात हैं और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट आया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि हम शहबाज शरीफ की बात सुनेंगे, ऑपोजिशन लीडर वो हैं, तो इस पर एक तो बात करेंगे कि नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात के शिकार है, साथ ही साथ PDM में जो ANP है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या उनकी वापसी मुमकिन है? क्योंकि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके बाद PDM का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, नून लीग के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से क्या वो दूर हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बात करें जी, मुल्की कर्ज जो हैं वो बढ़ गए हैं, साथ ही साथ जो मुस्बत खबरें आ रही हैं मईशत के हवाले से हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। फिल वक्त के सियासी मंजरनामे की हम बात करेंगे कि सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल का क्या हो सकता है। और अब हुकूमत जिस तरह से बयानात दे रही है, साथ ही साथ ऑपोजिशन टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, क्या कोई प्रेशर बिल्डअप हो सकता है या नहीं हो सकता? ज़रार खोर साहब सीनियर तज्ज़कार हैं, साफ़ी हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। ज़रार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रार साहब सबसे पहले तो नून लीग की अगर बात करें, नून लीग में पहले भी ये कहा जाता था जी दो राय होती हैं, लेकिन जब से शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए हैं उसके बाद से खुलकर ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो क्या वाकईतन आपको लगता है कि नून लीग में अंदरूनी तौर पर दो राय हैं और इख्तलाफात हैं? नहीं, देखिए, दो राय में तो कभी कोई शक नहीं था ना। ये तो आप अभी खुद ही कह रहे हैं ना कि ये तो डे वन से ही, जब से ही ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है या जब से हुकूमत इनकी गई है, तो ये दो राय तो वाज़ेह हैं। अब क्या इसका मतलब है कि एक कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ है? दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये सर्टेन है कि दो नैरेटिव्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक है जो हॉक्स हैं, हार्डलाइनर्स हैं, मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको लीड करती हैं विद ऑब्वियसली नवाज शरीफ है, जिसको आप मफाहमती ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर जो सीनियर लीडर्स, जो मंजे हुए लीडर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो उसमें शामिल हैं। और उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, जितना आप लड़ लेंगे इसका कोई फायदा नहीं है, बेहतर है कि मिलजुल कर कोई सोल्यूशन निकाली जाए, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, जहां तक भाई बाप की ऊपर वालों की बात है, तो ये तो हमारी पूरी तारीख हमें बताती है कि वो कभी वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक देग ना हो आग पर, दो तीन देगें हो, जो पहले पक जाए, जो ज्यादा जायका हो, उसको फिर हम बैठकर खाएं या उसको हम मेज पर लाएं। तो ऑप्शंस ओपन तो रखते हैं ना जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी एक तरह से ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। अब अगर आप ये थियरी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ये जो इख्तिलाफात हैं ये एक्चुअली इतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े पेश किए जाते हैं, ताकि एक इंप्रेशन आए कि जी एक बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है पार्टी में और शायद उससे फिर कुछ बेनिफिट या कुछ रिलीफ भी मिल सके। आई थिंक ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने दोनों ऑप्शन ओपन रख रहे हैं कि जी देखिए, ये तो बड़े हार्ड लाइनर है, लेकिन आप मेरे से बात करें, मैं कोशिश करके उनको समझा दूंगा, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने खुद कल कहा था कामरान खान के प्रोग्राम में। जी सही। तो ज़रार साहब, लेकिन क्या ये जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी जी हार्ड डिबेट चल रही है और किसी न किसी के रिलीफ लेने की कोशिश भी है, तो क्या इसका कुछ फायदा हो सकता है नून लीग को? और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी मुमकिन है ANP के साथ? देखिए, पहले तो PDM ये फैसला करे कि वो करना क्या चाह रही है ना। मुमकिन तो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अपने इंट्रो में कि कोई चीज हतमी नहीं होती सियासत में यार। कल जो आपका दुश्मन है वो एक दिन बाद आपका दोस्त है, फिर दोबारा दुश्मन है। मेरा नहीं ख्याल कि PPP इस वक्त दोबारा शामिल होगी।
पीडीएम में जब तक वो ये ना देखें कि नून लीग हैज फाइनली मेड अप इट्स माइंड कि यार मतलब इधर जाना है या उधर जाना है, जब वो चीज वाज़ेह होगी तो हाँ हो सकता है कि पीडीएम में वो शामिल हो जाए। लेकिन पीडीएम इस वक्त पर मेरे लिए एक डेड डक है। मुझे नहीं लग रहा कि वो ज्यादा आगे चल सकती है, और मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत खुशकिस्मती है कि उनको ऑपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने पीडीएम का हाल किया, और किस चीज पर, एक सेनेट की सीट के ऊपर क्या वैल्यू है उसकी, तो इससे जाहिर होता है कि आप में कोई सियासी प्लानिंग नहीं थी। आपने पीडीएम की सदारत हैंडओवर कर दी टू फजलुर रहमान, हु हैज नथिंग टू लूज। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी। ये आप सारी बात कर रहे थे इस्तीफों की, जो फ्रैंकली स्पीकिंग खुदकुशी है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आप जंग के पहले दिन आप न्यूक्लियर वेपन नहीं फायर करते, जो इनका प्लान था। इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ज़रार साहब, हर पार्टी के अपने मफादात वाबस्ता होते हैं ना। पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में वापसी जाती भी है तो वो पहले देखेंगे कि आया कि पीडीएम में जाने से उन्हें कुछ फायदा होता भी या नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी तक तो नजर आ रहा है कि शायद पीडीएम में जाने से कोई फायदा नुकसान हो नहीं रहा, तो शायद इस वजह से वो उस तरफ आ नहीं रहे? नहीं देखो, बिल्कुल आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है कि उनको क्या फायदा है ज्वाइन करने का या ना ज्वाइन करने का। वो आराम से अभी बैठे हुए हैं, सूबा सिंध तो उनके हाथ में है ना, तो जाहिर है कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना नहीं चाह रहे। अब जो पीडीएम चला रहे हैं, और यहाँ पर मैं फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ और मैं मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। और जाहिर है कि हर पार्टी का एक अपना बेनिफिट होता है, अपना एक स्टांस होता है, उसको साथ लेकर कैसे चले जाएं। लेकिन ये कि जी या तो भाई आ रहे या तो पा रहे, ऐसा नहीं होता सियासत में। और यही जो बात है ना, मेरा ख्याल है कि अब काफी जो नून लीग के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी ये डर है कि जी क्या ये पॉलिटिकली मैच्योर हैं इनफ कि ये चीज चल सके। क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क के सिस्टम की कुछ रियलिटीज हैं, और वो रियलिटी है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। सारी जो डिबेट होती है वो ये होती है कि वो रोल क्या होना चाहिए और कहां तक होना चाहिए, मतलब वेयर आर द लाइंस। ये कहना कि जी नहीं बिल्कुल ये पूरा सिस्टम ही हम चेंज कर देंगे, यार ये तो बच्चों वाली बातें हैं। कोई इनकलाब नहीं आने वाला, और ना लेकिन ज़रार साहब, फिर दूसरी तरफ ये भी तो सवाल बनता है कि क्या नून लीग को, मौलाना फजलुर रहमान को, पीडीएम को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत है? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान से तो ज्यादा जरूरत है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मौलाना फजलुर रहमान देखिए, सही है, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और एक हार्ड लाइन पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त तो वो काफी कमजोर है ना पॉलिटिकली। जो उनकी जो सोलो फ्लाइट थी, ये जो आजादी धरना हुआ था या आजादी मार्च हुआ था, एक हफ्ता नहीं चल सका यार तो ये कौन सी मुहिम थी? अगर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है तो इससे तो बेहतर घर पे बैठते। तो पॉइंट इज के आई डोंट थिंक इट वाज अ राइट चॉइस उनको अपॉइंट करना इस तरह के ओहदे में, क्योंकि वो तो इस वक्त किश्तियां जला के आई हुई हैं। जला के क्या, उनकी किश्तियां पहले ही जली हुई हैं। उनके पास ही, अगेन जैसे मैंने कहा, ही हैज नथिंग टू लूज। आप एक ऐसे बंदे को हेड बनाते हैं जो सबको साथ लेकर चल सके। फजलुर रहमान साहब इज नॉट दैट मैन। लेकिन ज़रार साहब, अगर पॉलिटिकली पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसकी अगर बात की जाए तो ना ऑपोजिशन किसी एक पेज पर हमें नजर आती है, हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसमें जो इत्तेहादी हैं उनमें कहीं इत्तेफाक नजर नहीं आता। अभी तरीन ग्रुप का जो मामला चला, बुज़दार साहब कहते हैं दोनों हम ख्याल ग्रुप हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन। तो ये जो सियासी तौर पर सूरत हाल चल रही है, ये है क्या मुस्तकबिल का क्या सियासी मंजरनामा है फिर पाकिस्तान में? सर ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये देखिए, ये ऐसी दो टीम्स का मैच है कि अगर वो आपको एक ओपन कैच भी देना है यार कि मुझे आउट कर दो, तो आप उसको गिरा देंगे। मतलब इट इज अ फाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस वर्सेस इनकॉम्पिटेंस एंड कंफ्यूजन वर्सेस कंफ्यूजन। तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। शहबाज शरीफ का जो ये है कि वो डेफिनेटली अपने आगे के ऑप्शंस देख रहे हैं, वो अपने आप को रेकंसिलिएशन मोड में ला रहे हैं, और उनकी शायद कैलकुलेशन या उनकी बेट ये है कि अगले 2 साल जो बचे हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी तंग आ जाएगी इस हुकूमत से। और अगर इस हुकूमत से तंग आए तो उनके पास दूसरी ऑप्शन क्या बचती है? मैं हूं ना, हाँ आपका भाई है ना, आप मुझे मौका दें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी जो जितने भी आपकी डाउट्स हैं या कंसर्न्स हैं या मिसगिविंग्स हैं, उनको मैं दूर कर सकता हूं। लेकिन जाहिर है कि
ये आज की बात है। कल कोई बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर आ सकती है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद क्या हो सकता है ये कहना मेरे लिए तो जरा साहब, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आई आपने तब उनके हालात देखे, ऑपोजिशन के आपने मुख्तलिफ किरदार देखे हैं, उनका जायजा लिया है। जिस तरह की अब सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, क्या इस तरह की सिचुएशन पहले हुकूमतों में रही है? तो अब इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, हुकूमत किस तरह से जो सही समत है उस पर आ सकती है? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। तो कहा कि मैं पूरे गेम प्लान दूं दोनों को, मेरे पास वो गेम प्लान नहीं है। देखिए, हुकूमत के लिए ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है यार, ये कोalition पार्टनर रूट किया, ये हो गया। हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है इस वक्त इकोनॉमिक और उसके अंदर भी, मैं जीडीपी फिगर्स और उनकी प्रोजेक्शन पर बात नहीं कर रहा, वो आप बाद में करेंगे। फूड इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन है ना, अगर ये काबू में ले आते हैं अगले साल 2 साल में, तो फिर इनके चांसेस काफी अच्छे बन जाते हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। लोगों को ज्यादा इससे कि क्या इस मुल्क को एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, इस मुल्क को कौन चला रहा है, उनको कंसर्न इस चीज से है कि क्या ये मुल्क चल रहा है या नहीं। अगर कीमतें नीचे आती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, तो बॉस वो कोई भी हुकूमत सहने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तानी कौम है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नजरियाती कौम नहीं है, हम प्रैक्टिकल लोग होते हैं इवेंचुअली। मुझे चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह वक्त पे आए, मुझे चाहिए कि मेरे घर में बिजली हो, मुझे चाहिए कि जब मैं बाहर निकलूं तो मैं महफूज हूं, और मुझे चाहिए कि जब मैं अंडे, आटा और मुर्गी खरीदने जाऊं तो मेरा दिवालिया ना निकल जाए। इतनी सी बात है। बट कीपिंग इन माइंड पास्ट 2 to 3 years, क्या ऐसा हो सकता है? कर पाएगी हुकूमत? मेरे लिए कहना मुमकिन है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है सर, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कि काफी चीजें हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती, आई एडमिट दैट, लेकिन अगर कोई सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल, या अगर अगले 2 सालों में ये कर सकें कि एक डायरेक्शन वाजे कर दें कि यार नहीं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो ये नैरेटिव अपना आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हफ्तों के लिए मैंने ये नहीं सुना कि जी ये तो सारी पिछली हुकूमत की गलती है और ये करप्ट और वो और एनआरओ नहीं देंगे, क्योंकि ये बातें सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं यार। अब तो पीटीआई के सपोर्टर भी कहते हैं यार अल्लाह के वास्ते, ये जो आपका जो एक ब्रोकन रिकॉर्ड वाला नैरेटिव है ना, एनआरओ माफिया, इससे आगे निकले, कुछ काम करके दिखाएं। ये 2 साल बाकी हैं आपके पास। आखिरी 2 सालों में परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि लोगों को भी पता होता है कि यार ये तो एक सूरज है, ब्यूरोक्रेसी को भी पता होता है, सारे आपके जो भी आपके जो फंक्शनरीज हैं उनको भी पता होता है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर अभी भी आप एक डायरेक्शन दिखा दें तो मेरा ख्याल है कि फिर अगली इलेक्शन के लिए आपके चांसेस बन जाते हैं। और एक दफा जब पब्लिक में पॉपुलैरिटी आती है ना, तो आप देखेंगे कि ये जो सारे मसले होते हैं यार, कि ये इत्तेहादी बागी हो गया, ये 10 लोगों को लेके उधर बैठा हुआ है, वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ज़रा खोर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात कर रहे थे। ज़ाती तौर पर ये मेरा ओपिनियन है कि जो हुकूमत की तरफ से अब ये नैरेटिव नहीं आ रहा कि पिछली हुकूमत पर जो मलबा डाला जाता था, शायद वो सपोर्टर्स ने भी ये बात करना शुरू कर दी, मीडिया पर भी ये बात हाईलाइट हुई कि अब हम ये सब नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अब बेहतरी की तरफ हुकूमत जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद मुआशी तौर पर जो हुकूमत तमाम तरह अशारिया दे रही है वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ मुख्तलिफ है। साथ ही साथ रेक्यूटेड केस के हवाले से बात करेंगे कि मुआशी तौर पर वो कितना मुस्बत साबित हो सकता है। साथ साथ जो कर्जे बढ़ रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान में मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है, जो हुकूमत हमेशा की तरह बात करती नज़र आ रही है कि जी दुरुस्त समत में है, जो शरह नमू है वो ऊपर जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है वो कुछ और बात करती नज़र आ रही है। वफाकी इदारा शुमारियात ने समाजी मयारात ज़िंदगी से मुतालिक सर्वे में पाकिस्तान के जो 38% घरानों के मुआशी हालात को बताया है, उन्होंने कहा है कि पहले से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर, जबकि 26% ने पहले से बदतर और
46% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले जैसा ही करार दिया है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में 29% घरानों ने मुआशी हालात जो घर के हैं उनको बदतर करार दिया है, जबकि दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर 27% है, पंजाब में 25% और बलोचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू माशी हालात को बदतर करार दिया है। दूसरी तरफ अगर गुज़िश्ता हफ्ता जो गुजरा है यानी कि सोमवार से लेकर जुमेरात तक, इस दौरानिया में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 1 अरब 56 लाख शेयर्स का कारोबार 28 अरब रुपए में हुआ था और मजमूई तौर पर कारोबारी हजम में 60% हिस्सा टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के शोबे का रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत खबरें दे रही है, हुकूमत मुस्बत खबरें दे रही है। मांगे तांगे की जो मैशत थी अब वो कहा जा रहा है कि अब दुरुस्त समत पर आ चुकी है, लेकिन एक आम आदमी रिलीफ का मुंतजिर है। एक तो इस पर बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कहती हैं, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कुछ और कहती है, लेकिन हुकूमत हमें कुछ और कहती नजर आती है। दूसरी तरफ सियासी तौर पर तो गहमा गहमी चल रही है, लेकिन मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात की है कि जी पहले जब कर्जे थे तो जो उनके आदादो शुमार थे अब वो कर्जे डबल हो गए हैं। इस हुकूमत ने ज्यादा कर्जे ले लिए और आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो कर्जों के नीचे पिस जाएंगे। तो इस पर बात करेंगे, ये जो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं इन कर्जों का बोझ क्या आम आदमी पर ही डलेगा, तो क्या बर्दाश्त हो सकेगा। दूसरी तरफ बजट के हवाले से जो शौकत तरीन साहब उन्होंने कहा है कि नए वफाकी बजट में जो बजट पेश किया जाएगा नए माली साल को उसमें नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। एक इस पर बात करेंगे कि क्या ये कोई रिलीफ हो सकता है, और आखिर में हम इसी सेगमेंट के रिकॉर्ड केस के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ हवाले से इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों जो तकरीब हुई उससे खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो फैसला किया तो उस फैसले पर उन्होंने बोला और साथ ही साथ बोला कि अब ये फैसला आ गया है पाकिस्तान के हक में तो इसके भी मुआशी तौर पर बड़े फवायद हो सकते हैं। तो जरा इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर तज्ज़ाकार मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, हुकूमत जब बात करती है, खान साहब ने आज भी बात की कि जी हम बड़े दुरुस्त समत में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी खबर है, सारा कुछ बड़ा बेहतर चल रहा है, मुआशी तौर पर हम बड़े अच्छे हो गए हैं, मजदूरों को जो है मजदूरी मिल नहीं रही क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन आदादो शुमार जो इदारा शुमारियात के हैं वो कुछ और बताते हैं। तो ये क्या है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, हुकूमत कुछ और बताती है, तो चल क्या रहा है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारे माशी अशारिये हैं उनमें से बेशतर उससे ज़्यादा ख़राब हैं जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे जिस वक्त ये कहा था कि ये हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, उससे आज ज़्यादा ख़राब है बेशतर। नंबर 1 पहली बात ये कि जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन है उन्होंने हलफ उठाने से चंद दिन पहले एक निजी शोबे को इंटरव्यू दिया, निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उनके अल्फाज में आपको बता देता हूँ, वो ये थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके अल्फाज थे। दूसरा उन्होंने कहा कि मईशत की सिमत सही नहीं है, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि इसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। ये उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, बयान टीवी पर बयान। एक दूसरी बात ये थी कि अगर हम जो देखें आदाद शुमार एक्चुअल मैंने इंडिकेटर्स, तो इस हुकूमत को जो विरसे में मिली थी आपको भी पता है 5.5% की शरह नमू। अब इसके जो 3 साल इस हुकूमत के पूरे हो रहे हैं, इसमें 3 साल का औसत होगा 1.8। अगर आप पहले 2 साल का दे लें तो वो है 0.75%। तो अगर 1.8 या 0.7% औसत गिरो हो रही है, जबकि इनको मिली थी 5.5 और 7% होनी चाहिए गुर्बत में कमी के लिए, तो फिर आपके सामने हर चीज़ आ गई। नंबर 1। नंबर 2, बैरूनी सरमायाकारी 2018 आखिरी साल पिछली हुकूमत का $5 अरब की मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई। इस हुकूमत के 2 साल 9 महीने में मजमूई बैरूनी सरमायाकारी जो आई है वो आई है $3 अरब। इसका मतलब है कि $11 अरब का झटका तो सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी में हमें लग गया। महंगाई का अगर आप देखें तो मैं पिछली हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो आदाद शुमार कर रहा हूँ। उनकी गलतियाँ होती तो आज ये हाल नहीं होता। कल को कोई ये ना कहे जी उनको प्लीट कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ फिगर्स को। ये पिछली हुकूमत के जो 3 साल थे 16, 17 और 18, उसकी औसत शरह नमू थी 4.1%। आज हमारी जो शरह नमू है वो अफरात ज़र आज जो है वो 11.1 है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे तमाम आदाद शुमार जो हैं या तो स्टेट बैंक के हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मैं अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं दे रहा। ये महंगाई की सूरत हाल मैंने आपको बता दी, ग्रोथ रेट की बता दी। तो अब कर्जे, अभी जैसे आपने कहा जब ये हुकूमत आई थी तो 30,000 अरब के कर्जे थे। अब जो लास्ट फिगर हमारे पास हुकूमत की है वो 45,000 अरब से भी तजावुज़ कर चुके हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो बेहतरी आई थी एक्चुअली वो आई थी करंट अकाउंट डेफिसिट में।
यानी उसमें वो कहते थे कि जी ये प्लस में आ गया है, तो लेकिन प्लस में ज़रूर आया है, मगर मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता दूं कि जुलाई के बाद ये मनफी, जुलाई से ये मनफी होगा और 2022 में कम से कम 4.8 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा होगा। यानी ये जो हनीमून था वो ख़त्म हो गया। ये सवाल ये हनीमून था क्यों, मैं आपको बता दूं। 3 वर्षों में अल्लाह ताला का शुक्र करनी चाहिए, किसी भी वजह से पाकिस्तान में 73 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेज आ गई। 73 अरब डॉलर, कोई मामूली बात नहीं। 73 अरब डॉलर आना, उसकी वजह ये थी कि एक तो ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपको भी पता, मुझे भी पता है। सऊदी अरब से जो लोग आते थे, अमेरिका से आते थे, यूरोप से आते थे, यूएई से आते थे, वो अपने साथ $10,000 फीकस ला सकता है। अगर एक फैमिली के 4 आदमी आते थे तो $40,000 यहाँ लाते थे, फिर तो वो कैश करा लेते। अब चूंकि ट्रैवलिंग बंद हो गई है तो वो उसको भेज रहे हैं बैंकों के ज़रिए। एक तो बड़ी बात यह है। दूसरे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी तो उनको अपने ख़ानदान को ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं। तीसरे, आपने देखा कि आपके चैनल पे भी ये बात आती रही है कि ये ख़दशा है कि पाकिस्तानियों को यूएई या सऊदी अरब से वापस आना पड़ा है, पॉलिसियाँ बदल रही हैं। तो जो लोग वहाँ हैं वो अपना मुस्तकबिल इस तरह देखते हैं कि अपनी सेविंग्स यहाँ ट्रांसफ़र करके, ये कहते हैं कुछ प्रॉपर्टी में लगा दें, कुछ इधर लगा दें, ताकि वापस आना पड़े तो उनका ठिकाना हो। इसमें कोई गवर्नमेंट का कमाल नहीं है। हाँ, 73 अरब डॉलर को ये अगर सरमायाकारी की तरफ ले जाते तो फिर ये होता कि हमारी ग्रोथ 8 से 10 होती। इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट को गिरने दिया या नहीं बढ़ाया, और उससे जो है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर लिया, जिसे कहते हैं प्लस में आ गया। ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो लेकिन सिद्दीकी साहब, ये आपकी बातें बिल्कुल वजह दादोशुमार को हम देखें तो चलें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है या वहीं का वहीं है? एक आम आदमी जो है, जो रिलीफ चाहता है, वो उसको इसके क्या कंसर्न है कि जी शरह नमो कहाँ जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? जब तक आम अशिया खुरनोश की कीमतें बेहतर नहीं होंगी तब तक तो आम आदमी यही समझेगा कि मुआशी तौर पर हम बेहतर नहीं है। एक आम आदमी के घर की मईशत की सूरत हाल कब बेहतर होगी, कैसे बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं आपसे बता दूं, जब पेंडेमिक आया था लोगों को बहुत नुकसान हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सारी दुनिया में, पाकिस्तान में अफराद महंगाई कम हो गई थी। जो हुकूमत के आदाद व शुमार हैं कि जनवरी में जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन था, जनवरी 2021 में वो था 5.7%। उसके बाद फरवरी में आपने देखा कि हुकूमत ने अचानक बिजली के नर्ख बढ़ा दिए और वो 8.7 हो गया। तो इतना ज़बरदस्त एक महीने में इजाफा हो गया, 5.7 से 8.7। अब उसके बाद जो है, उसके साथ ही आपने देखा कि मार्च में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी शुरू हुई। हुकूमत की रीट थी ही नहीं, या यह गठजोड़ था तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती रहीं और अप्रैल में हम 11.1 पर आ गए। एक दूसरे की शरह, जब आपकी मईशत ग्रो नहीं करती तो मार्केट में माल ही कम मौजूद होता है, तो फिर उससे फ़र्क तो पड़ेगा कीमतों में। इसी तरह रोज़गार के मौके नहीं आते। देखिए, आवाम को भी ये समझना होगा कि अगर शरह नमो सुस्त रहती है तो फिर रोज़गार के मौके कम आएंगे, और जब पैदावार कम होगी तो मार्केट में किल्लत होगी चीज़ों की, तो कीमतें बढ़ेंगी। तो इसलिए आवाम को भी सोचना चाहिए कि शरह नमो पर नज़र रखना उनकी भी जिम्मेदारी है। अब सवाल जो चीज़ इस वक्त पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये हो क्यों रहा है सब, इसलिए। लेकिन मैं आपको आज इस वक्त एक फिगर दे दूँ, और इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है प्रोजेक्शन की, कि अगर स्टेट बैंक के गवर्नर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको चैलेंज करें तो फिर बात हो जाएगी। लेकिन वो ये है कि 2075 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक जो है उनसे कम होगी। ये पूरी कैलकुलेशंस में है, हमारे पास रिसर्च बेस्ड है। तो अब हुकूमत को ये सोचनी होगी कि जब आप बात कर रहे हैं आमदनी बढ़ गई, फलाना हो गया, अरे भाई 2075 तक तो आपने यहाँ तक सूरत हाल को पहुँचा दी है। अब एक और मिसाल दीजिए, इमरान खान साहब ने जो एजेंडा दिया था वो बड़ा शानदार था इंतखाबी, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई ख़राबी थी। पहला, इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर और इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। 100 दिन के अंदर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो इस साल तो 5,000 भी नहीं हो रहा, जबकि आपने अवामों पर टैक्सों का बोझ डाल दिया है। तो सवाल यह कि वो आपने क्यों नहीं किया? आपका तो वायदा था। तो वो खुद भी तैयार नहीं है, कैबिनेट तैयार नहीं है वफाक।
सूबाई कैबिनेट पंजाब की तो तैयार इसी नहीं है। वजह से ये फैसला भी किया गया है, ये जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जो अभी बजट आएगा उसके अंदर कोई टैक्सेस नए नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि पहले से ही टैक्सेस की इतनी भरमार है, और फिर जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं तो इसी वजह से फिर टैक्सेस मजीद ना लगाने का फैसला किया जा रहा है। नहीं, देखिए ये तो कहने की बात है ना, टैक्स हम नहीं लगाएंगे, बजट में नहीं लगाएंगे ना, लेकिन मिनी बजट बनाने का तो नहीं कहा उन्होंने कि जी हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। देखिए पाकिस्तान में आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये होते हैं सियासी बयान। आपकी मुझे एक बात बता दीजिए, आपको ये टैक्सों की आमदनी आपका हदफ है बहुत छोटा सा, उसमें से 57% आपने सूबों को दे दिया NFC अवार्ड के तहत, जो गलत, NFC अवार्ड भी गलत था, एब्सर्ड था। ये बनाया था शौकत तरीन के 2009 में थे जब थे, तो उस वक्त मैंने हुकूमत के TV चैनल पर कहा था सेम डे कि ये गलत सियासत हुई है, बड़ी गलती हुई है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। हो गया आपको नुकसान। अब मुझे 57.5% अगर उन्होंने सूबों को दे दिया इस साल, जैसे 4,600 अरब रुपए की आएगा, उसमें से आपने 57% दे दिया सूबों को, उसके बाद आपका दफा और आपका कर्जों का सूद वही नहीं पूरा होगा तो मुल्क कहाँ से लाएंगे? तो देखिए ना, ये बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। ये नहीं होगा जब तक आप टैक्सों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे। और टैक्सों की आमदनी का मतलब मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप GST 17% है, मैं चाहता हूं उसको आप 7.5% पर लेकर आएँ। और पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है वो से उसको 600 अरब रुपए का ये हदफ रखने की बात कर रहे थे, इस साल 450 अरब का हदफ था, तो ये भत्ता है। अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं तो GST भी कम होगा, पेट्रोल के नर्ख भी कम होंगे, बिजली के नर्ख भी। उसमें क्या होगा कि भाई जिसको अल्लाह ताला ने मौका, एनर्जी दिया, किस्मत दिया, वो कमा रहा है, तो अपनी आमदनी में से टैक्स दे दें। हम कब कह रहे हैं कि आप कुर्बानी दें, अपनी आमदनी में से टैक्स दे दें। और इस वक्त क्या हो रहा है, वो टैक्स नहीं देते और आवाम को 17% GST देके, जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है आदमी, वो भी 17% GST दे रहा है। आप मेरी बात है ना? तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? तो आप टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम अगर नहीं लाते और पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ा के और बिजली के नर्ख बढ़ा के और गैस के नर्ख बढ़ा के और जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा के, तो ये शौकत तरीन जो कह रहे हैं वो तो फिर ये तो नहीं कह रहे कि हम बिजली के नर्ख आगे चल के नहीं बढ़ाएंगे। टैक्सेस का मुनसिफाना निज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मैशदान तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान की मुआशी तौर पर जो आदाद-ओ-शुमार दिए जाते हैं उनके मुताबिक ग्राउंड रियलिटीज़ तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन हुकूमत को मज़ीद तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। और टैक्सेस के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं वो सियासी बयानात हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कराची की सूरत हाल पर ज़रा बात करेंगे कि शेख रशीद साहब गवर्नर राज के हवाले से कह रहे हैं और बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो डाकुओं के हवाले से मामला चल रहा है इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अब हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान के मुआशी हब की और रोशनियों के शहर कराची की, जिसकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। एक तरफ तो पानी की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल चल रहे हैं, सारा शहर अंधेरों में डूबा रहा। इस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो सिंध का दौरा किया और साथ ही हवाले से सिंध में जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उस हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि कराची में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कच्चे के इलाके में डाकुओं के खात्मे के लिए सिंध पुलिस को जिस तरह के असलहे की जरूरत होगी फराहम करेंगे, जबकि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हर ताउन करेंगे, ये यकीन दहानी भी कराई गई है शेख रशीद साहब की जानिब से। जबकि साथ ही साथ महकमा सिंध ने, दाखिला सिंध ने डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस सूरत हाल पर जरा बात करेंगे कि ऑपरेशन तो सिंध में भी हो रहे हैं, साथ ही साथ पंजाब में भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का जदीद असलहा जो कि ऑफिसर्स के पास नहीं है, पुलिस अफसरान को ये यकीन दहानी कराई जा रही है, तो डाकुओं के पास ये असलहा किस तरह से पहुंच जाता है। एक तो इस पर बात होगी, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, अभी तक कुछ इकदाम किए हैं या नहीं किए, आगे जाकर मजीद क्या इकदाम हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ कराची की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। कराची में जो पानी का मसला है वो भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, इस हवाले से सिंध असम्बली में भी बहस चल रही है, साथ साथ वफाक और जो सूबाई हुकूमत है वो भी आमने सामने है। मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। बरेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बरेल साहब, ये जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से तमाम तर मामला है, इस हवाले से डाकुओं के पास जदीद असलहा पहुँच जाता है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए या किए गए हैं, और आपको क्या लगता है किस तरह से ये असला डाकुओं तक पहुंचता है जो कि ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाता? देखिए, तो ये तो एक अचानक ये कोई मंगल से खबर बनी जी कि और सोशल मीडिया और कैमरे की स्क्रीनों ने दिखाना शुरू कर दिया,
वरना कोई एक हफ्ते पहले तक कोई एक डाकुओं का इस तरह का जदीद असला से लेस कोई सामने वजूद ही नहीं था। और अब ऐसा लगता है कि बाद नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाया जाता है और इसके पीछे क्या महरक़ात होते हैं। फ़ौरन ही आपने देखा कि मंगल को जो है फिर वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेज रहे हैं। साथ ही गवर्नर सिंध जो है वो एक टेलीविज़न पर फ़ोन, उनका ऑफिस से फ़ोन आने लगे कि जी बड़ा अहम मसला है, गवर्नर साहब आएंगे, और चैनलों पर आने के उन्होंने शुरू कर दिया कि जी अमन व अमान की सूरत हाल सिंध में ख़राब हो गई है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो एक अचानक जो एक हाइप क्रिएट की गई पिछले 3 दिन में कि डाकू राज, और फिर उनको नाचते गाते दिखाया गया, तो सब कुछ बड़ा मज़ा का खेस लग रहा था। अब जहाँ तक ये है कि जी जो सिंध में एक तवील अरसे से जो जराइम पेशा लोग कह लें, आप उन्हें डाकू कह लें, जो एक कच्चे का इलाका है, जंगलों का है, वहाँ वो होते हैं। लोग कहते हैं इन वज़ीरों, मुशीरों, अरकान असम्बली, इन वडेरों के वो मुलाजिम होते हैं, गार्ड होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, लोगों को आगा करके ले आते हैं, और वो इसे आमतौर पर मामूल की बात समझा जाता है। लेकिन मुझे नहीं इनके ये असला जो है अगर आया है तो पंजाब के बॉर्डर से आया है, कश्तियों से आया है, जहाज़ों से आया है, कहाँ से आया है, और जो हमारा चैनल दिखाते भी रहे, और फिर वज़ीर आला पहुँच गए, वज़ीर दाखिला पहुँच गए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़बर जो इतने हाइप क्रिएट की है शायद मज़ीद 24 घंटे ये ज़िंदा रहे। और ये मैंने कहा ना कि बदकिस्मती से आजकल हमारा मीडिया भी कुछ ख़ास अनासर और जमातों और लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और वो एकदम से इशू गायब हो जाता है। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर मंगल के बाद से जैसे ही ये खबर आना शुरू हुई तो इसके पीछे मुहर्रिकात थे कुछ, जिस वजह से ये खबर एकदम से आई। तो आपको क्या लगता है कि क्या नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की वजह क्या हो सकता है? कुछ ऐसी हैपनिंग्स होने वाली हैं, हो रही हैं कि तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की जा रही है इस तरह? अब यही देखें ना, ये अचानक जो है आज किसी को पता है कि 278 जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए, और ऐसा लग रहा था कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है और पता नहीं इसराइल से जो हो रहा है और एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। एक यूएन का इजलास हुआ आज, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आखिरी, और जंगबंदी हो गई, और शायद आखिरी जो है वो सफ़े की खबर बन गया है। आपके बुलेटिन में भी अब शायद मुश्किल से उसका जिक्र हो। तो बताइए, जो 14 दिन तक ऐसा लग रहा कि कोई इशू ही नहीं है, अचानक आप ये देख रहे हैं कि अमरीकी अड्डों की बात शुरू हो गई, अफ़गानिस्तान की बात शुरू हो गई, बैक टू स्क्वायर। तो ये बात समझ से कासिर है कि जो इतना बड़ा, मैंने कहा ना, सारी दुनिया को जिस इशू ने हिला दिया था, आज हम मीडिया वाले उसको आखिरी खबर में भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अब एक एज ए मीडिया एक वेपन के यूज़ होने लगा है, किसी नॉन इशू को इशू बनाना और इशू को बैकग्राउंड में डाल देना। और जैसे ऐसे ही जैसे आज मुझे नहीं पता कि हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे किस जेल में हैं, जेल रिहा हो गए हैं, वो लब्बैक तहरीक कहाँ चली गई, पुलिस वालों को जो उन्होंने मारा था उन पर मुकदमे क्या चले, बाकी क्या हुआ, कोई खबर है आपको? कहाँ जो है बरेलवी साहब, फिर ये खबरें आती हैं तो उनको फिर डिस्कस भी किया जाता है। अब बुनियादी तौर पर इसमें जिम्मेदारी फिर जो लोग खबरें फैला रहे हैं उन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि मीडिया में फिर वही खबरें डिस्कस होती हैं जो ज़्यादा चल रही होती हैं। अब अगर ये इसी सिंध वाले मसले की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर ये जब से ये खबर आई है तब से ही हर प्रोग्राम में, हर बुलेटिन में, हर खबर में इसको डिस्कस किया जा रहा है कि इसमें तो हुकूमती नेग्लिजेंस है, कि फिर हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इतना जदीद असलिया डाकू तक पहुंचता कैसे है। इसमें तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। निकाशी बात मैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ और मैं भी इसी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जो अचानक बहुत ही मीडिया में इशू हाइप क्रिएट करता है, जैसे कोरोना है, एक मुस्तकिल इशू है ना, बहुत ज़्यादा था, हम बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहे थे, आज भी हम कवरेज दे रहे हैं क्योंकि आम लोगों की अमवात हो रही हैं, फैल रहा है। अब बीच में तो ऐसा आया था कि आपके दोस्त, भाई, अहबाब, उनकी खबरें आ रही थी, तो एक रियलिटी था और अभी तक वो मौजूद है, उसके सिर में पेशरफ्त भी हो रही है। वो सारी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान की खबर है। ये तो एक चीज़, एक रियलिटी है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा तफसील से लोगों को अवेयर करा जाए कि कितने डॉक्टर जो हैं सैकड़ों की तादाद में, और पैरामेडिकल ऑफिसर और बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अचानक आप देखते हैं कि फिर कोरोना की खबर आखिरी खबर बन जाती है, बैक पेज की खबर बन जाती है। और ये जो ऐसा लग रहा है कि और ये जो डाकू जो है कच्चे का इलाका, क्या कोई हिंदुस्तान में है, कोई ईरान तेहरान में है, जो पाकिस्तानी में है ना, सिंधी में है ना, तो और उनके चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। तो हमारी रेंजर, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, ये इदारे क्या कर रहे थे अगर ये कच्चे के इलाके में इस तरह टैंकों के साथ वो जो
पिस्तौल बंदूकें उठाए रक्स कर रहे हैं। ये क्या मजाक है ना। सही। मुजाहिद साहब, एक तो ये मसला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कराची की बात करें, आप खुद कराची में मौजूद हैं, कराची में पानी का मसला एक दहाइयों से हल नहीं हो पाया। जब भी ये मसला शुरू होता है वफाक और सिंध आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद ये मसला वहीं का वहीं रह जाता है, इसका कोई हल नहीं निकल पाता। सिंध में जो पानी की शदीद किल्लत है, अभी भी पानी की किल्लत का सामना है। वफाक सिंध पर जिम्मेदारी आयद कर देता है, सिंध वफाक पर जिम्मेदारी आयद कर देता है। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? देखिए, पानी हो और ये बिजली हो जी, ये हमारे जैसे मुल्कों में तो ये एक इशू है। और सॉरी टू से, मैं और आप तो अब तो मिनरल वाटर पीने लगे, हमारे यहाँ तो पानी नलकों से अब आता ही नहीं है, इस्तेमाल भी शायद हम लोग नहीं करते। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे यहाँ, ये इशू है जो बेचारे वो नालों का पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं। या अगर आप इधर इंटीरियर में जाएँ, वहाँ देखें, वहाँ घड़ों में और मशकों में पानी जा रहा है। तो पानी अगर आप वैसे कहें, मैं तो कहूँगा नई इशू है। अब ये कि जनाब ये एक पॉलिटिकल इशू ज़रूर बना रहा कि जी सिंध का पानी जो है पंजाब ने ले लिया, पंजाब का कहते हैं हमने पानी ज़्यादा दे दिया, वो कहते हैं जी इंडिया से नहीं आया। ये तो एक पॉलिटिकल इशू है पानी का। अब बिजली का मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले में कम हुई है, ताहम अभी के इलेक्ट्रिक दावा कर रही थी कि जनाब उन्होंने 940 करोड़ रुपये जो है मुनाफा कमाया। तो फिर हमने उनसे पूछा कि 940 करोड़ रुपए कमाया तो आपने कितनी अपनी लाइनें ठीक करी? एक आपकी 200 मेगावाट की बिजली एक बर्स्ट हो जाता है तो 45 ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, कराची अंधेरे में नचा जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो पानी को भी मैं ये कहूँगा ऐसा इशू नहीं। आपका जो है टैंकर माफिया है, वो जब चाहती है इसको क्रिएट कर देती है। टैंकर माफिया, अगर मैं आप शायद आप वहाँ आप उस शहर में से गुजरे या नहीं गुजरे, बाकायदा जनाब 4000 और 5000 रुपये में टैंकर जो है वो में पानी लोग लेते हैं, वे मजबूर हैं और मुस्तकिल लेते हैं क्योंकि नहीं आता वहाँ पाना। अब आम आदमी लेता नहीं, आम आदमी वही मैंने कहा नालों का पानी, गंदा पानी, कुएँ का पानी, गटर का पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन मुजाहिद साहब, ठीक है, बिल्कुल ये हकायक है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं? कौन इसका जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत, वफाक, टैंकर माफिया को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी सूरत को बेहतर करना जिम्मेदारी किसकी आयद होती है? आम आदमी तो इस खींचातानी के दरमियान में जिम्मेदारी तो वो जिम्मेदारी उन सब पे आती है जो पास में हुकूमतें करते रहें। और तो और छोड़िए, 2.25 करोड़, ये जो अभी आप दादुशुमार देख रहे थे ना, 3.9 हमने जो है वो GDP हमारा आ गया है और 2,40,000 यानी कोई 20,000 पर लोगों की इनकम है। आप खुद कहते हैं कि 2.25 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि जनाब 10 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब जो $1 से कम उनकी रोज़ाना की आमदनी यानी 155 रुपये। यानी आप क्या, यानी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? गोरख धंधा है दादुशुमार का। ये तो एक हकीकत है ना कि आप बैंकों के 10 बड़े बैंकों के मुनाफे देखें, अरबों में दिखा रहे हैं और बेचारे आम आदमी की क्या सूरत हाल है? आप ज़रा कर्ज लेके दिखाइए, आप ज़रा घर लेके दिखाइए, नया घर, ये नो। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जनाब ये असल पूरा सिस्टम, आप एक इशूज़ को लेते हैं, बिगाड़ सिस्टम का है। ये जब तक सिस्टम रहेगा ना जिसमें जरदारी और शरीफ और अब ये तरीन और खान साहब आते रहेंगे, ये ऐसे ही होता रहेगा, हम डिस्कस करते रहेंगे इस तरह। लेकिन बरेलवी साहब, ये लोग हमेशा से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आने वाले वक्त में भी यही लोग ही सिस्टम का हिस्सा होंगे। सिस्टम को एकदम से किस तरह से तब्दील किया जा सकता है? सिस्टम तो फिर यही रहेगा, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? फिर वो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है। यानी मैं भी यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जब तक ये सिस्टम रहेगा और ये सिस्टम कायम रहेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के सिस्टम को कायम रखना चाहती है, खुद उनको अपनी लूटमार से हुक्मरान और अशराफियों को औकत नहीं मिलती। और तो और दूसरों की क्या बात करें? आपके जिनका एक अखबार निकलता था, एक चैनल निकलता था, उसके 10 चैनल और 10 अखबार निकल रहे हैं और 5000 मुलाजमीन को आप निकाल देते हैं। इस्तार खुद आपके हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है बरेल साहब, ये सिस्टम है ना। आज आप कहते हैं जी मीडिया जो है लॉसेज में दिखाए, बताएं एम्पायर खड़ी हो गई इनकी और 15,000 तनख्वाह नहीं दी जाती। ठीक है बरवेल साहब, आखिर में आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं कि सिस्टम को बेहतर करना ज़रूरी है। सियासी तौर पर इस वक्त जो मंजरनामा चल रहा है मुल्क में, उस पर आपका क्या कॉमेंट है आखिर में? वो फैज साहब कहते थे ऐसे ही चलता रहेगा भाई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान दूसरी बार आ जाएंगे ऐसे ही चलेगा, इमरान खान की जगह छोटे शरीफ आ जाएंगे ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक मैंने कहा ना इस सिस्टम को
और वो मैं ख्वाबी ख्याली बात करूं कि जब तक कि उस तरह का कोई ईरान का इनकलाब बर्पा नहीं होगा या कोई चीन की तरीके से कोई नया एक डेंग सियाओपिंग नहीं आएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान इसी रफ्तार से इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेली साहब सीनियर तज़्ज़कार हैं, सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होता, सिस्टम जब तक बेहतर नहीं होता, तब तक पाकिस्तान बेहतर तरीके से तरक्की कर नहीं सकता। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।